नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। अब 9 नवंबर को देहरादून में आएंगे पीएम मोदी। देहरादून में 6 नवंबर को बड़ा रोजगार मेला, 30 से अधिक कंपनियां मेले में होंगी शामिल। अब सप्ताह में 3 चलेगी दून टनकपुर एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को भेजा पत्र। उत्तराखंड के लेखक गांव में बहेगी साहित्य की गंगा, 60 से अधिक देशों के जुटेंगे साहित्यकार। देहरादून में विंटर कार्निवल का रंगारंग आगाज, कार्यक्रम का राजपुर विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कांग्रेस प्रदेश भर में मनाएगी रजत जयंती वर्ष पखवाड़ा, पार्टी मुख्यालय में कटेगा केक, होगी आतिशबाजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीते कुछ महीनों से धामी सरकार पर हमलावर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अब केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा कि हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि हाल ही में हुई यूके SSSC की परीक्षा में नकल की घटना को लेकर प्रदेश में बवाल मचा था। प्रशासन ने इसे पेपर लीक की बजाय नकल की घटना बताया, लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त कराया और मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। साल 2024 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किया गया। विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में समान कानून लागू हुआ। इसके साथ ही सख्त एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया। अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर चला। 6000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। मुख्यमंत्री के लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे बयानों ने अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना को जन्म दिया। देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने पर डेमोग्राफिक चिंता जताई गई। साल 2024 से 25 में हरिद्वार में 54 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला सामने आया। जिलाधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बाहरी लोगों के द्वारा कृषि, बागवानी, भूमि खरीद पर अस्थायी रोक लगाई गई, जिसे UCC से जोड़ा गया। विपक्ष ने इसे निवेश के लिए बाधा बताया। जुलाई 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य धार्मिक वेशभूषा में ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं, ठगों और संदिग्धों पर कार्रवाई करना था, जिसमें 2448 संदिग्धों की पहचान हुई, जिसमें 377 विशेष रूप से संदिग्ध थे। 1250 से अधिक पूछताछ और 300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे, जिसमें हमने ये कठोर निर्णय लिए हैं। विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सख्त लहजे में कहा कि हाँ, मैं कहता हूं कि हम कठोर हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में ढकेलने वालों के लिए कठोर हैं, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के लिए हम कठोर हैं। हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि ये कठोरता हमने अपनाई है। हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी निर्णयों के लेने के कारण अब विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, हम ज्यादा कठोर हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि हम कठोर हैं, लेकिन हम कठोर हैं राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, हम जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में धकेलने वालों के लिए कठोर हैं और उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ हम कठोर हैं। ये हम स्वीकार करते हैं कि हमने कठोरता अपनाई है, क्योंकि हम केवल कुर्सी से बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों के हित में हमें जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए निसंकोच आगे करते रहेंगे। 1 मिनट भी उसके लिए हम देरी करने वाले नहीं हैं।
जो भी निर्णय हमको लेना होगा हम प्रदेश के हित में लेते रहेंगे। में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी नाम के बड़े और दर्शन के छोटे निकले, क्योंकि बहुत आस थी इनसे। जब इन्हें सत्ता पर काबिज किया गया अपनी विधानसभा हारने के बावजूद, तो हमें लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत होगी इनके अंदर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा जो भाजपा हाईकमान ने इन पर इतना भरोसा जताया है। और एक युवा थे तो हमने समझा कि ये युवाओं की मन की पीड़ा को, युवाओं की हताशा को, उनकी निराशा को समझेंगे और आत्मसात करते हुए उनके लिए कोई मील के पत्थर रखेंगे अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन 4 साल में जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जिस तरह से इन्होंने जहर के बीज बोए हैं, इन्होंने जिहाद शब्द का मुझे लगता है ओवर यूज किया, नकल जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और मदरसा, मुस्लिम, मजारें, इनके आगे ये बढ़ ही नहीं पाए, इनकी सोच ही नहीं बढ़ पाई। वहीं इन सभी खबरों के बीच जब बदलाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। पार्टी जिसे चाहे मंत्री बना दे, जिसे चाहे हटा दे, इससे न नेता को फर्क पड़ता है न पार्टी को। कांग्रेस में ऐसा हो जाए तो पार्टी खाली हो जाएगी, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। उनके इस बयान से ये संकेत भी मिल रहा है कि मंत्रियों के मन में कहीं न कहीं कुछ होने का संकेत जरूर चल रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य स्थापना दिवस पर बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और उसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना कम है। हालांकि ये भी तय है कि उत्तराखंड की राजनीति आने वाले दिनों में और गर्म होने वाली है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अचानक से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी बढ़ी है, उससे साफ है कि कोई न कोई ऐसा है जो राज्य में इस तरह का माहौल बना रहा है। सत्ता पक्ष के नेता भी कई बार विभागों पर सवाल उठाकर सरकार को असहज स्थिति में डाल देते हैं। उनका मानना है कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खनन और अन्य मुद्दों पर भी कई बार अपनी ही सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर चुके हैं। इन सब के बीच जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने पूरी कैबिनेट को साफ किया है, उत्तराखंड में भी लगातार चर्चा गर्म है कि क्या बिहार चुनाव के बाद कुछ यहाँ भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि बिहार चुनावों के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार या किसी अन्य तरह के बदलावों की संभावना हो सकती है। हालांकि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के आगमन को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना कम लगती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि धामी जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये विशेषता है कि पार्टी किस कार्यकर्ता का उपयोग कहाँ करना है, किसको संगठन में लेना है, किसको मंत्री पद पर लेना है, किसको कहाँ हमारे अन्य संगठन में समायोजित करना है, और उस हिसाब से फैसला करती है। यही काम अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता तो अभी तक तो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है और पार्टी जो फैसला करती है उसको मानता है। उत्तराखंड क्रांति दल का तो राज्य बनाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री या जो यहाँ पर जो मंत्रालय बनेंगे या जहाँ पर सचिवालय बनेंगे, ये उत्तराखंड का भला करेंगे। ये किसी कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करेंगे। इसमें बोल तो दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन वो स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जो उनके शुरू से लेकर अभी तक उनके जब जब बीजेपी की सरकार रही है तो उन्होंने क्या काम किया है। अगर आपने कुर्सी के लिए काम नहीं किया है तो आपने हार करके भी फिर जीतने का प्रयास जो किया, जीत कर जब आए हैं तब भी जनता का क्या भला किया है। जो जो मुद्दों को लेकर लोग आपको सवाल पूछ रहे हैं उस मुद्दों पर आपने क्या किया है। देखिए, विपक्ष हमेशा इस उत्तराखंड के प्रति, इस सरकार के प्रति एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनेकों निर्णयों के आधार पर ये सिद्ध करा दिया है कि उनकी प्रतिबद्धता इस उत्तराखंड के विकास को लेकर के है, इस उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को लेकर के है, यहाँ के जनमानस के प्रति वो संवेदनशील है। ये अनेकों उनके निर्णय के आधार पर सिद्ध हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने अब तक किसी पर सीधा निशाना नहीं साधा, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं वाला बयान काफी सुर्खियों में है और बड़ा माना जा रहा है। सरकार को लेकर सार्वजनिक चर्चाएं हो रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आकर जवाब दे रहे हैं। अब सीएम को अगर इतने बड़े बयान बार बार देने पड़ रहे हैं तो ये किस ओर इशारा करता है? जानकारों की माने तो ये भी कुछ दिनों में जल्द ही साफ हो जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और खबर देहरादून से, काफ़ी संघर्षों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। राज्य भी अपने 25 साल के सफ़र को शीघ्र ही पूरा करने जा रहा है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल ने बताया कि अनेकों नौजवानों महिलाओं की कुर्बानियों के बाद राज्य का निर्माण हुआ और वही लाखों लोगों की आशा प्रदेश में छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यही समय है कि जब सरकार को उन लाखों लोगों की आशाओं को पूरा करना चाहिए। देखिए, कई संघर्षों के गर्भ से जन्मा हुआ उत्तराखंड राज्य है, ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और रजत जयंती वर्ष जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और नौजवानों ने कुर्बानी दी, महिलाओं ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों की आशाएं आकांक्षाएं इस राज्य के गर्भ में छिपी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही समय है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि हम उनकी आशाओं को पूरा करें। तो इसके निमित्त जो है सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए हमने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम तय किया है। एक सरकारी प्रतिनिधि जाकर जो है आंदोलनकारियों को घर से निमंत्रित करेगा और उनको जो है एक स्थान पर हम जो है सम्मानित करने का काम हर तहसील में होगा, जिला मुख्यालय पर होगा। एक बड़ा कार्यक्रम हम जो देहरादून में करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। ऋषिकेश से जहां मुनि की रेती खारा स्रोत ठेके के पास हुई युवक की हत्या के बाद लगातार शराब के ठेके को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ठेके के खुलने का विरोध किया, जिस पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक वहां से हटाया। वहीं शराब के ठेके पर प्रदर्शनकारी ठेके को बंद कराने की मांग पर डटे रहे। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। हल्द्वानी के कटघरिया क्षेत्र में चौराहे से काठगोदाम तक जाने वाली सड़क की हालत खराब हो चुकी है। वाहन चलाना तो दूर, ग्रामीणों का पैदल चलना मुश्किल है। जगह जगह बने गड्ढे और लगातार उड़ती धूल से सड़क किनारे रहने वाले लोगों दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया और कटघरिया क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और जनप्रतिनिधियों पर जमकर गंभीर आरोप लगाए। कटघरिया से पनियाली रोड का चौड़ीकरण और डामरीकरण टेंडर हो चुका है। इसकी ये स्वीकृत है, 2 करोड़ 11 लाख की ये स्वीकृत प्राप्त है। इसमें टेंडर हो चुका है। 1 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा 1 महीने। काफी टाइम से हमारी खराब हो रखी है, तो सबसे जो मेन समस्या हो रही है वो एक्सीडेंट की हो रही है। एक्सीडेंट बहुत हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं लोग और धूल से बहुत परेशान है जनता। तो ये रोड बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ठीक होनी चाहिए। राधा सोयाल, क्षेत्र पंचायत। मेरी एक छोटी सी दुकान है इलेक्ट्रिकल की, जिससे धूल का काफी भयंकर सामना करना पड़ा, जिससे बीमारी की आशंका है। और मेरा यहाँ पर माल रखा हुआ है दुकान में, वो सब खराब हो गया है ना। तो इसलिए अब मैं कहता हूँ कि सरकार से कि इस रोड का जल्दी से जल्दी निदान करें और इस रोड की समस्या को और धूल की समस्याओं को दूर करें। देखिए, मामला सड़क संबंधित है, मामला है धूल संबंधित, मामला है व्यापार संबंधित। यहाँ पर जो सड़क है पनियाली से कटरा के मुख्य मार्ग, जिसमें टूरिस्ट भी यहाँ पर लगातार रोज जाता है। और जब जनता पूरी तरह से बदहाल हो गई, त्रस्त हो गई, तब जनता के लोग यहाँ गाँव के युवाओं ने एक बेड़ा उठाया कि आज थोड़ा धरना किया जाए और प्रशासन की आंखें की नींद खोली जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के बहुचर्चित ड्राइवर नासिर की पिटाई और भाजपा नेता मदन जोशी द्वारा कथित रूप से दंगा भड़काने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को सोशल मीडिया से तत्काल भड़काऊ पोस्ट हटाने और 1 सप्ताह के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। यह आदेश नासिर की पत्नी नूरजहां की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिनमें उन्होंने अपने पति की पिटाई के दोषी पर कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। हमने कोर्ट को बताया कि इसमें जो एक मेन अक्यूज्ड है, जो रिस्पोंडेंट 8 हमारी रिट पिटिशन में है, जिसका नाम है मदन जोशी, वो एक लोकल पॉलिटिशियन है और उनने ही ये सारी चीज़ें इंसाइट करी है पब्लिक को और उनके प्रेशर में आके, और उन्हें सोशल मीडिया में भी तरह तरह की चीज़ें डाली हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया है। हालांकि हमने कोर्ट को जब ये बताया तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी है कि पॉलिटिकल कनेक्शन के दबाव में कोई भी चीज़ ना हो।
खबर नैनीताल से। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरा होने के अवसर पर राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कड़ी के तहत जिला प्रशासन नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के समन्वय से नैनीताल के डीएसए मैदान में राष्ट्रीय एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर की आई 12 टीमों की 80 महिला बॉक्सर हिस्सा ले रही हैं। आज यहाँ पर ट्रिपलेट्स ग्राउंड में बालिकाओं की जो बॉक्सिंग स्पर्धाएं हैं उनकी शुरुआत हुई है। आज आरंभिक दिन में 32 बाउट्स होनी है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। तो अभी ये कार्यक्रम चलेगा और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको आगे बढ़ाने के लिए और खेलों के प्रति बच्चों का रुझान विकसित हो। बहुत एक्साइटमेंट है, सब लोग बहुत खुश हैं, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं और नए नए पार्टनर्स के साथ खेलने को मिल रहा है। हमारी फेडरेशन ने ये गेम कराया ताकि हमें और ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके और हम लोग आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करें। अभी देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनली हमारे उत्तराखंड के काफ़ी बच्चे काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। अच्छा है यहाँ पे सारा अरेंजमेंट सब कुछ और मतलब हमारा रहना बहना भी बहुत अच्छा है सब कुछ। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, सबको अच्छा लग रहा है। मैं हार गई पर अगली बार और मेहनत करके आऊँगी और जीत जाऊँगी। लड़कियों को खेलों में जाना चाहिए क्योंकि वो एक अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित रजत जयंती पार्क निर्धारित समय से पूर्व पूरा कर लिया गया। ये पार्क रजत जयंती के अवसर पर शहर को समर्पित किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार पार्क को आधुनिक सुविधाओं और हरित सौंदर्य के साथ विकसित किया गया है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर विश्राम स्थल प्राप्त होगा। खबर देहरादून से, जहां भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा कार्यालय ने होटल रेजेंटा में मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट हेतु भारतीय मानक IS 2925 के संशोधन और सुधार पर उद्योग, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं के साथ चर्चा करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनिल पेटवाल और अतिरिक्त आयुक्त श्रम विभाग रहे। उन्होंने कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकीकरण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। दून मेडिकल कॉलेज की OPD में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और चिकित्सा अधीक्षक RS बिष्ट के अनुसार OPD में बढ़ता वर्कलोड मौसम और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का नतीजा है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने से अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिष्ट ने बताया कि एक बिल्डिंग में 6 घंटे के भीतर करीब 6000 मरीज और अटेंड मिलाकर मौजूद रहते हैं, जिससे वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। देखिए, ये इश्यू तो जैसे जैसे हमारे वर्कलोड बढ़ेगा ये आएगा ही आएगा। इस वक्त हमारे जो OPD है लगभग 3000 की OPD हो रही है पर डे की, लगभग 3000 तक पहुंच गए हैं हम लोग। 3000 OPD का मतलब है कि 6 घंटे के अंदर एक बिल्डिंग में 3000 प्लस उनके 3000 अटेंडेंट मान लें तो 6000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम 11 डिपार्टमेंट मान के चले, 11 डिपार्टमेंट में 2 OPD भी चलाते थे तो 22 डिपार्टमेंट लगभग होते हैं और स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट मिला मिलू के 25 डिपार्टमेंट। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि पर डिपार्टमेंट में कितना वर्कलोड है। और खबर ऋषिकेश से, उत्तराखंड की फेमस यूट्यूबर तनु रावत अपने नए वीडियो शूट को लेकर विवादों में। इस बार हिंदूवादी संगठनों ने ऋषिकेश में शूट हुए इस वीडियो पर आपत्ति जताई है और इसका विरोध किया है। हिंदू संगठन ने डांस वीडियो पर पहने कपड़े पर सवाल उठाए और विरोध जताते हुए कहा कि ऋषिकेश के जयराम आश्रम के अपार्टमेंट में ये शूट हुआ है।
ये वीडियो यहाँ के संस्कृति का अपमान कर रहा है। कैराम आश्रम, ये जो बाजार बना, इसका आप देख रहे हैं कि स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया, मुहूर्त किया, शुभ मुहूर्त हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या कार्य हो रहे हैं वो भी हमने आपको रील के माध्यम से दिखाया कि एक लड़की तिलक लगा के अपनी पूरी भारतीय संस्कृति को खत्म कर चुकी है। छोटे छोटे कपड़ों में, ऐसे कपड़ों में वो यहाँ पर नृत्य करती है, पूरे कंपाउंड के अंदर घूम के, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जो फ्लैट में वो रह रही है, उस फ्लैट के बाहर, सभी फ्लैटों के बाहर पूरे कॉरिडोर में वो नृत्य करती फिर रही है, छत पे नृत्य कर रही है, पूरे बाजार के अंदर नृत्य कर रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी वीडियो हमने आपको दिखाई। खबर देहरादून से, जहां रेस कोर्स स्थित भन्नू स्कूल ग्राउंड में देहरादून विंटर कार्निवल का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राजपुर विधायक खजान दास ने फीता काटकर किया। विधायक खजान दास ने कहा कि देहरादून में पहली बार कुछ नया और आकर्षक देखने को मिल रहा है और ऐसे आयोजनों से शहर की संस्कृति और पहचान को बढ़ावा मिलेगा। हूँ जो हमारे आयोजक हैं, इन्होंने एक नया प्रयास किया है, जलपरी और ये सब। अभी मैं पहाड़ का भी देख रहा था, एक पौड़ी की भी दालों का एक यहाँ पे स्टॉल है। तो हमारे पौड़ी से लेके और जलपरी से लेके सारी चीज़ें हैं और ये ग्राउंड तो हमारे लिए भावुक रही है। अभी हमने यहाँ पे अपना भव्य रामलीला महोत्सव का आयोजन किया है और रामलीला के बाद सीधा फिलीपींस की जलपरी, ये भी एक अलग सी चीज़ यहाँ के दर्शकों को, रेस कोर्स और आसपास के लोगों को देखने को मिलेगी। ये पहली बार नया कुछ करने जा रहे हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जलपरी जैसा यहाँ पर जो हमने अभी देखा गया, आप लोगों ने भी देखा है, बहुत ही एक सराहनीय है और नया कुछ न लेके आते हैं और हर माह में या तीसरे चौथे माह में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं सभी दर्शकगणों से भी निवेदन करूँगा कि आए और एक बार यहाँ का नज़ारा देखें। हो गया है 29 तारीख से और ये 29 नवंबर, एक महीना चलेगा पूरा। ये इसका शो टाइमिंग है 1 बजे से लेके 10 बजे तक रात्रि। 30 रुपये हमारा इसका एंट्री है, गेट है और 100 रुपये जलपरी है। जिसको देखना है तो 100 रुपये का टिकट लेके जलपरी शो देख लेगा। इस बीच क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम? इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पे नया है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, और हम अपने जितने उत्तराखंड के लोग हैं उनसे कहेंगे हमसे कुछ करे। हम एक राम मंदिर लाने वाले हैं यहाँ पर। और खबर कालाडूंगी से, जहां वार्ड नंबर 6 में 40 वर्षों बाद मुख्य मार्ग में जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। विधायक बंशीधर भगत, नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कतियूरा ने संयुक्त रूप से 40 लाख की धनराशि से बन रहे मार्ग का शिलान्यास किया। 125 से अधिक परिवार मार्ग से वंचित थे और अब इस पूरे मामले बीते 40 वर्षों से मार्ग में व्यक्ति की रास्ते का कुछ हिस्सा जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिलहाल ये विवाद सुलझ गया है और अब रास्ता बनने जा रहा है। एक्सरसाइज करी और हमारे राजस्व विभाग की एक टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जो मेन जो मुख्य मार्ग है उससे जो वार्ड नंबर 6 को जो सड़क जाती है उसका सर्वे कराया गया। सर्वे में देखा गया कि खसरा नंबर जो 71 है वो विवादित था वहाँ पे, और खसरा नंबर 71 के अंतर्गत ही 71/1 पर 0.104 हेक्टेयर लैंड पर सिविल न्यायालय का स्टे भी था और नगर पालिका द्वारा मार्ग निर्माण के लिए टेंडर किया गया था जून के महीने में और वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो गया था। ये विवाद चलता आ रहा है। कुछ एक सामाजिक तत्व जो है, लेडीज हो या जेंट्स हो, देखिए सबको समझना चाहिए जनहित सबसे सर्वोपरि है और जनहित में ये सड़क अवश्य बनना चाहिए, जिसमें विधायक जी आगे बढ़ के आए और हमें ये आश्वासन दिया और इसको करके भी दिखाया। आज शिलान्यास है और ये सड़क जरूर बनेगी और बनेगी और ये विधायक जी के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से, जनता के प्रयासों से जनहित में बन रही है। प्रकार की कोई विवादित जमीन नहीं है। एक स्थान, छोटे से स्थान पर किसी एक व्यक्ति ने कोई स्टे लिया है तो हमने उसको अदालत का सम्मान करते हुए उस स्थान को छुआ नहीं। आगे पीछे 200 लोग रोड पर रहते हैं,
और बिल्कुल नरक हो रहा है उनके जाने का रास्ता, तो इसलिए उस पर सड़क बनाई जा रही है। कुछ तथाकथित नेता लोग ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ स्वयं अपनी आंखों को देखें, 200 लोग जिस रोड में रह रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं